हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक प्लेस करता है, कौन सी साइट पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो लिसन केयरफुली। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, यू नो दिस इज ए पर्टिकुलर लीफ। ये एक पर्टिकुलर लीफ है, राइट। लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, और लीफ में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। ये सभी जानते हैं कि प्लांट में जो ग्रीन लीफ है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है, राइट। उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, लेकिन लीफ में एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, अगर आप लीफ के पोर्शन को कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखते हैं, तो लीफ में यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको आप कहते हैं मीसोफिल सेल्स। क्या कहते हैं? मीसोफिल सेल्स, ठीक। तो इनसाइड द लीफ हैविंग मीसोफिल सेल्स, if you see the cross section of leaf you will see mesophyll cells। और ये जो mesophyll cells होती है एक लीफ के अंदर, this is the actual site for the photosynthesis। इसमें एक पैलिसेड mesophyll होती है और दूसरी स्पॉन्जी मेसोफिल्स होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल्स। लीफ कंसिस्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स। इस मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है एक सेल ऑर्गेनल जिसको आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली टेक प्लेस करता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में, राइट, क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है। तो अगर हम एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें तो एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। मैं फिर से आपको बता देता हूं, व्हेन यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ कंसिस्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स दो टाइप की होती हैं, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल, राइट। एंड इन दीज मेसोफिल सेल्स presence of chloroplast. Chloroplasts are present in the mesophyll cells, and inside the chloroplast exactly that is the site of photosynthesis जहां पे photosynthesis take place करता है, राइट। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस करता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो सी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ सी क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में एग्जैक्टली अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की हम बात करें, राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। यहां पे डबल मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर लेयर और दूसरी इनर लेयर, outer membrane and the inner membrane। this is the outer membrane of chloroplast, ठीक है, and this is the inner membrane of chloroplast। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। inside the chloroplast having some structures that you call thylakoids। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होते हैं which arrange like piles of coins। ये piles of coins की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप थाइलेकोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को आप? थाइलेकोइड्स। दीज आर दी थाइलेकोइड्स, ठीक है, ये थाइलेकोइड्स हैं, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है थाइलेकोइड्स, ठीक। तो ये थाइलेकोइड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैमेले। तो ये लैमेला की हेल्प से कनेक्ट होते हैं, लैमेला, ठीक है।
इन थाइलेकोइड्स में एग्जैक्टली ये जो थाइलेकोइड है, ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, इसे आप थाइलेकोइड कहते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पूरा जो स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स है, इसको आप ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड्स को ग्रेनम। ये पूरा ग्रेनम है। इस ग्रेनम के अंदर आपको ये रिंग्स टाइप के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इन्हें आप एग्जैक्टली थाइलेकोइड्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जनरली टू टाइप्स के रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक होती है डार्क रिएक्शन, दूसरी होती है लाइट रिएक्शन, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। थाइलेकोइड्स में लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करती है, बिना लाइट रिएक्शन के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और बाकी जो आप पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रोमा आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेक प्लेस करती है डार्क रिएक्शन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंड दीज टू रिएक्शंस आर द एसेंशियल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो photosynthesis take place inside the chloroplast. There are two structures in chloroplast. One is stroma जहाँ पे dark reaction take place करती है, another is thylakoid जहाँ पे light reaction take place करती है। अब ये light reaction क्या है और ये dark reaction क्या है, इसके बारे में आपको जानना है, तो listen carefully about this. So this is the structure of chloroplast. अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर देयर आर टू मैकेनिज्म्स, वन इज लाइट रिएक्शन, अनदर इज डार्क रिएक्शन। इन फोटोसिंथेसिस देयर आर टू मैकेनिज्म्स, राइट? इन फोटोसिंथेसिस देयर आर टू मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में दो मैकेनिज्म है, एक है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। दूसरा कौन सा बेटा? डार्क रिएक्शन। और दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप जान लीजिए। तो फोटोसिंथेसिस में टू मेन रिएक्शंस होती है। जो पहली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट यू कॉल्ड लाइट रिएक्शन, एंड द सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लाइट रिएक्शन में एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस में कि इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स लाइट का इस्तेमाल करके, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो लाइट रिएक्शन में लाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यूजिंग ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। तो यहां पे यूज ऑफ लाइट, लाइट का यूज होता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑल्सो। लाइट रिएक्शन को आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में नो यूज ऑफ लाइट, बट दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें लाइट का कोई यूज नहीं होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। वहीं अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन में लाइट का इस्तेमाल होता है, और इस रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। जो भी सनलाइट में जो लाइट एनर्जी प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, उस लाइट एनर्जी को प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो केमिकल एनर्जी है, दिस केमिकल एनर्जी में बी एटीपी, में बी NADPH2, तो ये कुछ केमिकल एनर्जी है। इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल ये डार्क रिएक्शन में करेंगे, ठीक है। डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू लाइट, बट डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। बिना लाइट रिएक्शन के पहले लाइट रिएक्शन होगी, उसके बाद डार्क रिएक्शन होगी। बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहां पे लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है एटीपी, NADPH2, इसके अलावा ऑक्सीजन भी लाइट रिएक्शन में ही निकलता है। और ये जो ऑक्सीजन जो निकलता है, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक प्रोसेस होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, एटीपी बनती है, NADPH2 बनता है। और यहां पे तो बनेगी केमिकल एनर्जी, लेकिन यहां पे डार्क रिएक्शन में यूजिंग ऑफ एटीपी का इस्तेमाल होगा, NADPH2 का इस्तेमाल होगा, एंड CO2 का इस्तेमाल होगा। इन तीनों का इस्तेमाल होने के बाद यहां पे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा डार्क रिएक्शन का, एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, वो हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट होगा डार्क रिएक्शन का, एंड दिस डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, as I already told you before, and this light reaction take place inside the thylakoids, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
ठीक है। तो लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थाइलाकोइड्स, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्टोमा। ठीक है। लाइट रिएक्शन में यूज ऑफ लाइट होती है, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है, बट वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो है लाइट एनर्जी को प्लांट जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो भी सनलाइट से लाइट आ रही है उस एनर्जी को प्लांट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एटीपी में, NADPH2 या ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो सारे के सारे ये जो प्रोडक्ट हैं ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है। और इन्हीं का फिर इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। इस्तेमाल होने के बाद इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज। तो दिस इज द डिफरेंस। और एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आल्सो टेक प्लेस इन लाइट रिएक्शन। ठीक है। तो ये क्या है कि डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, ये देयर आर टू मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी के साथ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट, यानी कि रेगुलेट कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, लिसन केयरफुली। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ये जान लीजिए। ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर है लाइट। देखिए, दिस इज द वेरी एसेंशियल फैक्टर लाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। लाइट में ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड क्वालिटी ऑफ लाइट दोनों मैटर करती है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। अगर क्वालिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट दोनों डिक्रीज होती हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो जो लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करती है फैक्टर्स अफेक्टिंग में, लाइट जो है एक एसेंशियल सोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे लाइट में क्वालिटी ऑफ लाइट भी मैटर करती है एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी मैटर करती है। तो क्वालिटी एंड ड्यूरेशन दोनों राइट दोनों रिक्वायर्ड हैं लाइट रिएक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि लाइट जो है यहाँ पे जो मेन सनलाइट जो एब्जॉर्ब की जाती है, आपने सनलाइट के बारे में पढ़ा होगा कि सनलाइट में टोटल यहाँ पे विबग्योर, ये आपने पढ़ा होगा कि टोटल ये 7 लाइट्स होती हैं। ठीक है। रेड लाइट पे ये R फॉर रेड लाइट, रेड लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। सबसे जो कम टेक प्लेस करता है या नेग्लिजिबल, नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, नेग्लिजिबल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, वो आपका ग्रीन लाइट पे। ब्लू लाइट पे भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, एंड नो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस ऑन ग्रीन लाइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ग्रीन लाइट पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रेड एंड ब्लू लाइट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा है CO2, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस रेट, राइट। लेकिन अगर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन CO2 से राइट एक ऑप्टिमम CO2 से ज्यादा CO2 आती है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस रेट कांस्टेंट हो जाता है। तो CO2 बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। वाटर ऑल्सो एन एसेंशियल सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिना पानी के फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं करेगा, विल बी एब्सेंट विदाउट वाटर। तो वाटर जो है वो भी एक मेजर फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करता है। तो लाइट, CO2, वाटर, दीज आर वेरी एसेंशियल फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस रेट। तो इसी के साथ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसी के साथ फोटोसिंथेसिस डन हो गया। इसके बाद न्यूट्रिशन, ये यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स that you have to understand in detail. So listen carefully about nutrition in animals. ठीक। Next is nutrition in animals. तो बात करते हैं about nutrition in animals की। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये आप जान लीजिए।
तो हमने अभी न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स की बात की, अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे टेक प्लेस करता है? एनिमल्स में मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, यानी कि एनिमल्स जो है दे इंजेस्ट देयर फूड, ये अपना फूड इंजेस्ट करते हैं। दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे एनिमल्स में जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से स्टेप्स हैं ये भी आप जान लीजिए। एनिमल्स में जो मेजर स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है एनिमल्स में वो है सबसे फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन ये मैं आपको बता चुका हूं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल इंजेस्ट देयर फूड। तो इंजेशन की अगर हम बात करें तो इंजेशन में क्या होता है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड, एनिमल्स अपटेक ऑफ फूड। पहला स्टेप है, स्टेप्स में सबसे पहले आता है आपका इंजेशन। इट मींस दिस इज अपटेक ऑफ फूड। फूड अपटेक करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा when you uptake the food, first of all you will uptake the food, you will ingest the food, and after the uptake, after the ingestion of food, the next step is digestion. उसके बाद वो जो फूड है वो आपने डाइजेस्ट करना है। क्या करना है आपने? वो डाइजेशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन है। तो डाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे इन केस ऑफ डाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल एंड ऑर्गेनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज डाइजेशन। ठीक है, तो जो भी आप फूड खाते हैं वो फूड कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब उस फूड को आप एज इट इज यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी में। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि उस फूड को आप कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इन दिस केस आप क्या करते हैं? कन्वर्जन ऑफ और ब्रेकडाउन विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ, देखिए, breakdown of complex food into the simpler and absorbable form. This is the process, this is another step, breakdown of complex food into the simpler form. Simpler form में आप उसको break down कर देते हैं। तो पहला स्टेप इंजेशन, अपटेक ऑफ फूड। दूसरा स्टेप डाइजेशन, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू दी सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म में फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। तीसरा जो स्टेप है, थर्ड स्टेप इज इंजेशन, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद तीसरा जो स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आप क्या करते हैं? अब आपने कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब वो जो सिंपलर फॉर्म है, यानी कि जो सिंपलर फॉर्म में आपने फूड को कन्वर्ट किया है, तो वहां पे जो सिंपलर फॉर्म है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी अपटेक कर लेती है, इनटेक कर लेती है आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को। तो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में ये जो है न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स into the स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, खासकर ह्यूमन बीइंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। राइट, इस प्रोसेस को आप एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद अगला जो स्टेप है, नंबर फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आप क्या करते हैं? एसिमिलेशन में जितना भी आपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज करते हैं फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयरिंग मैकेनिज्म, फॉर एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी। तो एसिमिलेशन में यूटिलाइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आपकी बॉडी जो है, आपकी सेल्स जो है न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है, इसे आप एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय दी सेल्स, बाय सेल्स। आपकी सेल्स जो है न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेती हैं, इसे आप एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा है, जो लास्ट स्टेप है, नंबर फिफ्थ स्टेप इज इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? जितना भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को, क्योंकि
आप जो भी फूड अपटेक करते हैं, जो भी फूड आप इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड है, राइट। उसमें से ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को आप बॉडी से रिमूव कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। बॉडी से आप वेस्ट रिमूव कर देते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो यहां पे इस प्रोसेस में न्यूट्रिशन में, अगर हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन की बात करें, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। एनिमल फूड को इंजेस्ट करते हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन में, वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले आपका इंजेशन, यानी कि एनिमल्स फूड इंजेस्ट करते हैं। दूसरा डाइजेशन, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आप खाते हैं, ईट करते हैं, उसको आप ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, डाइजेशन हो जाता है। सिंपलर फॉर्म में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे आप एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी सेल्स यूटिलाइज कर लेती है, इसे आप एसिमिलेशन कहते हैं। एंड लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन में आप क्या करते हैं? इजेशन में जितना भी वेस्ट होता है, जो भी आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए पूरा एसेंशियल हो, तो जो भी वेस्ट है उसको आप रिमूव कर देते हैं बॉडी से। दैट यू कॉल्ड इजेशन प्रोसेस। तो ये मेजर 5 स्टेप्स है। सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है एनसीईआरटी की बुक में। अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है ये आप जान लीजिए। अमीबा में भी, जो कि एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, राइट। तो अमीबा में किस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है अमीबा में किस तरीके से होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखिए भाई, अमीबा क्या है? एक इररेगुलर बॉडी है। अमीबा एक इररेगुलर बॉडी है, राइट। ये अमीबा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अब ये अमीबा जो है, राइट, ये न्यूक्लियस ऑफ अमीबा होगा। जैसे ही अमीबा के आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है, वैसे ही ये अमीबा सूडोपोडिया बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया। तो कोई भी फूड मटेरियल अगर अमीबा के आसपास होता है तो अमीबा वहीं पे सूडोपोडिया बना लेते हैं, और ये अमीबा इस फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेते हैं। ये अमीबा है, ये यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को अमीबा जो है इंजेस्ट करेगा सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे इंजेक्शन हुआ। क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पे इंजेक्शन हुआ। ये इंजेक्शन प्रोसेस है सूडोपोडिया के हेल्प से। उसके बाद ये अमीबा जब इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो अमीबा है पूरी तरीके से इसको फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर जाता है। इनगल्फ, इस फूड पार्टिकल के सराउंडिंग में कुछ एंजाइम्स इकट्ठे हो जाते हैं, और उस एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कुछ एंजाइम्स इकट्ठे हो जाएंगे, राइट। लाइसोसोम वाले एंजाइम होते हैं, राइट। और ये उस एंजाइम्स की हेल्प से इसको डाइजेस्ट कर जाएगा फूड पार्टिकल को, और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के बाद एट द एंड अमीबा जो है क्या करता है? एट द एंड अमीबा वेस्ट मटेरियल को, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करने के बाद वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव कर देगा। ये अमीबा है। तो अमीबा से यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल रिमूव हो गया। तो यहाँ पे इंजेक्शन हुआ। इंजेक्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हुआ, यहाँ पे डाइजेशन होगा। डाइजेशन जो करते हैं वो कौन करते हैं? लाइसोसोम्स, ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, है ना, ठीक है। डाइजेशन के बाद फिर यहाँ पे
एब्जॉर्प्शन, इसके बाद एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एसिमिलेशन होगा और एसिमिलेशन के बाद यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका इजेशन हो जाएगा। तो दिस इज द न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है और ये आपको अच्छे से याद करना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में भी सबसे पहले इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन करने के लिए वो सूडोपोडिया बना लेता है। सूडोपोडिया की हेल्प से वो इंजेस्ट कर लेता है फूड मटेरियल को। उसके बाद डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। डाइजेशन के बाद जो भी उसमें एसिमिलेशन होगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर लेगा और जितना भी वेस्ट होगा उसका एट द एंड इजेशन हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद अनदर टॉपिक, nutrition in human being. So in my next class I will discuss about human nutrition. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.